myself Amita Yadav. Today we discuss fundamental right. हिंदी में जिसे बोलते हैं हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंदर ये हमने यूएसए से लिए, यूनाइटेड यूएसए। कहाँ से लिए? यूएसए से, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। ऐसा बोला जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मौलिक अधिकार हमने बोरो किए हैं, या हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने बोरो की हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में हमने चीजें बोरो नहीं की। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो संविधान को बनाने वाले थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज का संविधान पढ़ा और उनमें से जो चीजें उनको अच्छी लगी वो उन्होंने हमारे संविधान में डाली है, उनको मॉडिफाई करके हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा जो संविधान में बहुत सारी चीजें वो बोरो की हुई है, उधार ली हुई बोल सकते हैं। बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारी चीजें बोरो की गई हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इसमें मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, खास करके विलेज लेवल पे बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, ताकि मैं इसको कवर करवा सकूं और किसी को अगर थोड़ी भी हेल्प मिल सकती है तो इससे उसकी हेल्प की जाए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमने अडॉप्ट किया है 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था, तब से ही हमारे फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के अंदर हैं। पहले क्या था, जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था उस टाइम पे हमारे जो मौलिक अधिकार की संख्या कुल कितनी थी? 7 थी। ठीक है, टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने थे उस टाइम पे? 7। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अभी हमारे पास फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6। तो इसका मतलब कौन सा यहाँ पे नहीं है? जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था हमारा, उसको हमने हटा दिया गया है। किससे? फंडामेंटल राइट से, क्योंकि वो चीज बहुत सारी चीजों को, जो गवर्नमेंट के मान लो कोई प्रोजेक्ट था तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी में क्या था कि गवर्नमेंट अगर वो प्रोजेक्ट के लिए कोई जमीन चाहिए होती थी तो ऐसे करके, क्योंकि लोगों का सिटीजन्स का, जनरल पीपल्स का क्या होता है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा रखा है, तो उनका ऊपर डिपेंड करता था वो उसको अपनी जमीन को दे या ना दे। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका क्या था, ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसलिए इसको थोड़ा आसान किया जा सके, इसको फंडामेंटल राइट को एक मौलिक अधिकार, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को एक मौलिक अधिकार ना बना के उसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, लीगल राइट बना दिया गया। किसको? राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये हमारे अभी फिलहाल हमारे संविधान में कितने हैं फंडामेंटल राइट? 6 है। नाउ कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, ये अभी हम ये बात भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन भी रहता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो घटे हैं या बढ़े हैं। अब ये चीज देख के तो आपको लग रहा होगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो क्या है कि घटे हैं, क्योंकि पहले 7 थे, अभी 6 है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नए नए अभी निकल के आ रहे हैं, जैसे कि प्राइवेसी का इशू बहुत चल रहा है। ठीक है, जैसे हमारे डाटा को लेके भी क्योंकि हमारे, ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट, हवा इतनी अच्छी नहीं है। दिल्ली के अंदर सबसे पॉल्यूटेड सिटीज के अंदर आता है, वर्ल्ड के अंदर हमारे टॉप 10 में बहुत सारी सिटी आती है। तो इसमें क्या होता है कि बोला जाता है कि हमें क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसी को रिगार्डिंग बहुत सारी PIL वगैरह भी जाती रहती है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि ये हमारा राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम कि ये अडॉप्ट 26 जनवरी 1950 को ही हो गया था। फिर उसके बाद जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद हमारे 12 से लेके 35 तक आते हैं। ठीक है, 12 से लेके 35 तक क्या आते हैं, हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। अब कौन से पार्ट में आते हैं? ये भाग 3 में आते हैं हमारे। ठीक है,
उसके बाद जो मेन हमारे मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से लेके, और आर्टिकल हम 35 तक ही, वैसे 12 से लेके 35 तक बोलते हैं, लेकिन 14 से लेके 18 तक। अभी इनको 6 भाग में डिवाइडेड है ना, फंडामेंटल राइट हमारे 6 हैं अभी फिलहाल में। तो सबसे पहला वाला आता है राइट टू इक्वलिटी, जिसको हम बोलते हैं। वो राइट टू इक्वलिटी कौन से में डिवाइडेड है? 14 से लेके 18। ये क्वेश्चन भी बनता है, मैंने देखा है बहुत सारे एग्जाम्स में, स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम्स में दोनों में ही पूछा जाता है कि जो राइट टू इक्वलिटी वो किस अनुच्छेद से लेके कहां तक आते हैं। तो ये कहां से लेके कहां तक आते हैं? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी ये पूरे मिलके बनते हैं 14 से लेके 18 आर्टिकल तक, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल आ रहा है 14 से लेके 18 तक। उसके बाद हम अलग अलग इनको पढ़ते हैं। आर्टिकल 14, इसमें क्या होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरीवन बिफोर लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी को कानून के समक्ष समानता, कि कानून के अनुसार सभी को इक्वल समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको ये समझाए कि वो छोटा है या बड़ा है, या वो एमपी एमएलए है, या वो एक बहुत बड़ा अफसर है, या वो बहुत छोटा आदमी है, रिक्शा चलाने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि उनको अलग अलग सजा दी जाएगी, ठीक है। कि मान लो कोई भी ऐसा क्राइम किया है, तो जो क्राइम है आईपीसी में जो उसकी सजा बनती है उसके अकॉर्डिंग उसको वही सजा मिलेगी सभी को, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको स्पेशल कुछ छूट दी हुई है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट है, कोई विदेश से राजदूत वगैरह होते हैं जिनको राजदूत बोलते हैं, उनको कुछ छूट दी हुई है, क्योंकि उनका वो क्या होता है, अगर वो कुछ क्राइम कर देते कोई विदेश से हमारे यहाँ पे आके, तो उनका फिर उनको उनके देश में भेज दिया जाता है और वहां जाके उनका वो आगे का प्रोसीजर चलता है उसके बाद, ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 में सभी को क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग सबको समान समझा जाएगा। अब आर्टिकल 15 हमारे पास क्या है कि ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड एज रिलीजन, सेक्स, रेस एक्सेट्रा के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 15 में आपने अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी कुछ दिन पहले आर्टिकल 15 के नाम से, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये बताया गया है कि कैसे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। उसमें बताया गया था कि रूरल एरिया में बंदा एक बहुत जमींदार होते थे, वो एक बहुत उनके नीचे काम करता है छोटे लेवल का, तो उनको जस्टिस प्रोवाइड, मतलब अगर वो पुलिस स्टेशन भी जाते हैं तो बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको ये समझा दिया जाता है, वहाँ गाँव के कोई बड़े लोग होते हैं वो चले जाते हैं, फिर उनको बोल दिया जाता है कि हाँ इसको, तो क्या होता है वो छोटे लेवल के, उनके पास इतना गरीब भी बहुत होते हैं, तो इतना पैसा भी नहीं होता कि वो आगे कोर्टों में, क्योंकि कोर्टों में जाने के बाद बहुत सारा पैसा भी लगता है, ठीक है। क्योंकि एक तो वो अनएजुकेटेड होता है, लिटरेसी बहुत कम होती है गांव में, खास करके बहुत दिक्कत आती है इस चीज को लेके, तो वो अवेयर नहीं होते कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वहां पे अप्लाई होता है कि भाई इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, किसके बेस पे, कि वो मेल है फीमेल है या फिर वो उस धर्म से आता है, ठीक है, इसलिए इसको जस्टिस प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग हम इसको प्रोहिबिट किया गया है कि इनके बेसिस पे इनको क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल हमारा 16 आता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्यों बोला है मैंने प्राइवेट में क्यों नहीं बोला, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में हम नहीं कह सकते कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर, जो भी या जो सेक्टर प्राइवेट जो भी कंपनी है इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो, क्योंकि जो बंदे में टैलेंट है वो उनको जिस पोस्ट के लिए जैसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग उसी बंदे को लेंगे, ठीक है। तो उनमें हम ये अपना राइट अप्लाई नहीं कर सकते प्राइवेट में खास करके, ठीक है। ये ओनली एप्लीकेबल फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मींस गवर्नमेंट जो भी जॉब्स हैं उनके अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता किसी को कि इस बेसिस पे कि वो मेल है फीमेल है, या किसी धर्म के बेस पे, या किसी कास्ट के बेस पे कि वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। पहले इसको डिवाइड किया हुआ था कास्ट सिस्टम को हमारा, ठीक है। तो ये इसमें आता है आर्टिकल 16 के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 17 में, क्या है, अनटचेबिलिटी, जिसको बोलते हैं छुआछूत, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों डाला गया है, क्योंकि पहले ये चीज बहुत फेस करने को मिलती थी, ठीक है, कि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, इसको खाना
इसके साथ नहीं खा सकते, पहले ऐसा बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कुछ भी। तो इसलिए इसको डाला गया है कि इसको प्रोहिबिट किया जा सके, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को रोका जा सके, इसलिए इसको संविधान में डाला गया है, ताकि अगर ऐसा होता भी है तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि उनके राइट्स का वॉयलेशन ना हो ऐसा। क्योंकि हमें तो लास्ट में संविधान का इसमें डालने का पर्पज यही है कि सभी को समानता, राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल अनटचेबिलिटी आता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है किसी एग्जाम, अभी मैंने देखा है, ठीक है, कि आर्टिकल 17 किसी को ये अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 17 में छुआछूत जिसको बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 टाइटल्स, प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स मींस टाइटल्स को निषेध किया गया। पहले क्या होता था ब्रिटिश टाइम में खास करके कि वो हमारे यहाँ के कुछ लोगों को या उनके स्पोर्ट में अपने बातें रख सके, वो उनको क्या है कुछ उपाधियां दे देते थे, जैसे कि राय बहादुर सर की उपाधि दे दी, ठीक है, सुना होगा ऐसा। तो ये चीज अगर ऐसा ना हो तो इसलिए इसको प्रोहिबिट किया गया इसमें, क्योंकि लास्ट में हमारा पर्पज वही है, राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करवाना सभी को। तो ये टाइटल्स को खास करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें टाइटल दिए जाते हैं, जैसे पीएचडी की कोई डिग्री, डॉक्टर बोला जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है, या फिर जैसे कि अभी हम एजुकेशन या मिलिट्री में बोला जाता है, ठीक है, परमवीर चक्कर, वीर चक्कर, ठीक है, ये उनके लिए प्रोवाइड नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ वो अपने नाम के आगे, जैसे कि भारत रत्न प्रोवाइड किया जाता है, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को मिला हुआ है या एपीजे, तो वो अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, वो अपने नाम के आगे उस चीज को यूज नहीं कर सकते, वो उनको प्रोवाइड करवाया गया। तो ये प्रोविजन ऑफ टाइटल्स कहाँ पे है, हमारे आर्टिकल 18 में आते हैं। अब जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिफिएबल इन नेचर है, मींस क्या होता है कि अब ये सारे हैं तो सही संविधान में, लेकिन अगर इनका वॉयलेशन होता है तो हम क्या करेंगे फिर, इसमें ये होता है कि इसीलिए ये क्या है, जस्टिफिएबल इन नेचर है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो अगर आपके कहीं पे भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, वॉयलेशन होता है तो, ठीक है। तो ये हमें हमारे संविधान ने प्रोवाइड करवा रखी है कुछ चीजें। आगे भी अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो कमेंट करें, लाइक करें, अगर आप इसी तरह के और लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू।